तो नेक्स्ट आगे क्लास 2 to 3 थियरी। यहाँ पे बोला गया है कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। हाउ डज द कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी। साथ में हमें इक्वेशन भी डिराइव करना है। ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो उसमें से ये जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है, दो प्लेट लो, बंद कर दें, स्टॉपर बंद कर दें। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। तो इसमें होगा क्या, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं पीपीटी थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है। तो उसमें सबसे पहले दो प्लेट लो, एक प्लेट ए और दूसरा प्लेट बी। प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट बी न्यूट्रल है, मतलब उसके अभी पास कोई चार्ज नहीं है। और कोई भी चार्ज नहीं मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं देर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। किसके पास अभी बता रहा हूँ, प्लेट बी की बात कर रहा हूँ मैं प्लेट बी की बात कर रहा हूँ। दोनों के बीच का पोटेंशियल अभी कितना है, द पोटेंशियल इज एट वी, क्योंकि ए प्लेट पे अभी कितना है, क्यू जितना चार्ज है, और उसी हिसाब से वी जितना पोटेंशियल बनेगा। नौ ये जो प्लेट बी है वो ए के अगर नज़दीक ले जाते हैं, प्लेट बी है उसको ए के नज़दीक ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लेट बी के अंदर जो भी अनइवन फॉर्म में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें से नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द अट्रैक्शन वो प्लेट ए के नज़दीक आ जाएंगे। मतलब वन साइड ऑफ प्लेट ए एंड अपोजिट टू द प्लेट ए जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो हो जाएंगे लाइक दिस। ये प्लेट ए आया, ये प्लेट बी, उसको हम नज़दीक ले गए तो क्या होगा देख सकते हो आप, प्लेट बी के जो नेगेटिव चार्ज है वो नियर टू द ए आ गए, ए साइड आ गए, उसके पॉजिटिव चार्ज दूर चले गए। अभी भी पोटेंशियल वी ही है, क्यों, बिकॉज टोटल चार्ज दोनों प्लेट का अगर मैं कैलकुलेट करूँ टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज तो मुझे क्यू ही मिलने वाला है। द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ए एंड बी still remain same just because the total charge of the both the plate is remain same। ए पे पॉजिटिव है क्यू जितना और बी पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है, तो वो तो जीरो ही है। पहले भी जीरो था, अब भी जीरो ही है। नो डाउट चार्ज इंड्यूस हुए तो भी जीरो ही है, क्यों, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरा, जो प्लेट का जो दूर का साइड है, मतलब ऑपोजिट, कोई भी पेज होता है, पेज, ये प्लेट को अगर आप एज अ पेज अपनी बुक का एक पेज समझ लो, तो पेज की दो साइड रहती है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। फ्रंट साइड एंड बैक साइड जिसमें से ऐसे समझ लो दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज ऑन द बैक साइड। उसमें से बैक साइड पे अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको अगर मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज आएंगे ड्यू टू द अर्थिंग वो सब क्या चले जाएंगे, अर्थ पे चले जाएंगे, बिकॉज अर्थ इट सेल्फ कंसिडर एज ए नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर लेगा और सभी पॉजिटिव चार्ज अर्थ के पास चले गए। तो क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी बी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज थे वो तो सब निकल गए। तो नाउ वी कैन से दैट प्लेट बी इज बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो अब हुआ क्या,
तो हुआ इस तरह से कि ए प्लेट पे अभी क्यू चार्ज है और बी प्लेट पे कितना आ गया, लेट अस से माइनस क्यू डैश। तो पहले टोटल चार्ज कितना था, तो पहले टोटल चार्ज था क्यू। अब टोटल चार्ज कितना है, तो अब उसके पास जो टोटल चार्ज है, द टोटल चार्ज इज प्लस क्यू, और ये जो इंड्यूस्ड हुआ है वो, मतलब ऐसा समझ लो पहले 10 कूलम चार्ज था, तो अब यहाँ पे तो 10 कूलम ही है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 कूलम चार्ज हो गया है, तो 10 माइनस 4 टोटल कूलम इज 6। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो गया, थोड़ा रिड्यूस हो गया होगा, क्योंकि चार्ज थोड़ा कम हो गया। दूसरा, पोटेंशियल का रेफरेंस लेके भी आप समझ सकते हो कि पहले पोटेंशियल वी था, क्योंकि खाली पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमें पता है, विच इज के क्यू बाई आर। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होगा, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है, तो उसका पोटेंशियल हमें मिलता है माइनस के क्यू बाई आर। तो ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से जो टोटल पोटेंशियल होगा, वो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। तो नेक्स्ट, अब अगर हमें पोटेंशियल इंक्रीज करना है, पोटेंशियल अगर इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज लेके आने होंगे। जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट आगे, मतलब कि जैसे जैसे हम चार्ज स्टोर करते जाएंगे और जिस तरह से ये प्लेट भी नेगेटिव बनता जाएगा, उसकी उतनी कैपेसिटी यहाँ इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, ऐसा समझ लो टोटल उस पर 10 कूलम चार्ज आ सकता है, तो अब इस पे चार्ज कूलम नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, पहले यहाँ पे 0 था, तो 10 माइनस 0 10 ही है। तो अभी हमने 4 कूलम नेगेटिव चार्ज ले आया, तो अभी उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 कूलम स्टोर करने की। 10 कूलम में से 4 निकल गया, कितना बन गया, 6 कूलम। तो और 4 कूलम हम स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट हमने कैपेसिटर की चार्जिंग कैपेसिटी क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। द कैपेसिटी ऑफ द चार्ज स्टोरिंग द चार्जेस ऑन द ए इज इंक्रीजिंग जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर प्लेट। दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करने की वजह से कैपेसिटर पे स्टोरिंग कैपेसिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। और ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लेट ए एंड प्लेट बी, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब दूसरा थोड़ा, कैसे बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक पॉजिटिव प्लेट लिया जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और ये दूसरा एक ले लिया जिसके पास नेगेटिव चार्ज है विथ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन्स एज अ मीडियम हम क्या कंसिडर करेंगे, एयर। बट देर में भी ए पॉसिबिलिटी लाइक दोनों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है। दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बी पेपर, माइका, ग्लास, वुड, सिरामिक। दैट मीन्स जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, दैट ऑल द इंसुलेटिंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो दोनों के बीच में अभी सेपरेशन डी है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी। तो फार्मूला बनेगा V इक्वल टू ई डी के हिसाब से पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये हमने ऑलरेडी पूरा प्रीवियस लेक्चर में हमने समझ लिया है। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन भी सीखा, और
पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सीख लिया, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम वे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमने सीखा हुआ है। आप देख सकते हो पूरा पूरा डेरिवेशन। अब एनर्जी कैसे स्टोर करता है वो वाला आया। तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो उस टाइम क्या होगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको आप दो तरह के बोल सकते हो, या तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने की वजह से जो वर्क डन करना पड़ता है वो, या तो चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर करने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। एंड वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी यूज होगा, स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें पूरा फार्मूला डिराइव करना है। ऐसा समझ लो हमें बहुत छोटा चार्ज, दैट डी क्यू चार्ज हमें ट्रांसफ़र करना है। अगर डी क्यू जितना चार्ज हमें ट्रांसफ़र करना है विथ रेफरेंस टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो दैट वर्क डन, डी क्यू चार्ज को वर्क डन हमें पता है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू वी इंटू क्यू ऑफ आर। याद हो तो ये हम कम यूज़ कर रहे थे, ये जो हम यूज़ कर रहे थे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। याद हो तो ये फार्मूला तब यूज़ कर रहे थे, बस वही है। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। So for the small charge, let us say the work done is small, dq dw equal to v dq। हमें पता है v इक्वल टू क्यू बाई सी, बिकॉज c इज इक्वल टू क्या होता है q बाई वी। तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा q बाई सी। तो टोटल वर्क डन मतलब पूरा चार्ज ट्रांसफर करना है, q जितना चार्ज, dq की जगह अगर q जितना चार्ज ट्रांसफर करना है तो ये छोटे छोटे वर्क डन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। So that total energy that is equal to sum of all the small potential energy। तो ये dw की वैल्यू डाल दो, तो वी कैन राइट इट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ dw, या तो du की वैल्यू क्या होगी v इंटू डी क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ v, वो कितना है q बाई सी इंटू डी क्यू। अब ये c तो कांस्टेंट है, और चार्ज कहाँ से कहाँ तक स्टोर करना है, इट इज़ फ्रॉम जीरो टू टोटल चार्ज q, जीरो से लेके टोटल q तक स्टोर करना है। अब ये तो कांस्टेंट है तो वो बाहर निकलेगा, तो वो बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा, तो इट इज लाइक वन बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू क्यू विथ क्यू डी क्यू। तो वन बाई सी एज इट इज, क्यू का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू हमें पता है, एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। सेम वे यहाँ पे भी कितना होगा, इट इज अ क्यू स्क्वायर बाई टू। तो वन बाई सी, क्यू की जगह क्यू डाल दिया और बाकी जगह क्यू की जगह ज़ीरो, तो ये तो पूरा टर्म ज़ीरो होगा। तो फाइनली विल गेट द टर्म दैट इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो एक हमें फार्मूला मिला हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इज अ क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इसका दूसरा भी फार्मूला पॉसिबल है, दैट इज वन बाई टू सी वी स्क्वायर। कैसे बना है, जस्ट पुट q इज इक्वल टू c इंटू वी इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के अंदर।
तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे बनेगा। इट इज़ 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दैट सी। एक सी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा है, 1/2 सी वी स्क्वायर। उसका तीसरा भी फॉर्मूला है, इट इज़ 1/2 क्यू इंटू वी। कैसे आया, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर अगर हम पुट कर रहे हैं, जस्ट पुट सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्या बनेगा। पहले इसको हटा देता हूँ ये, तो इसके अंदर क्या रखना है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यू बनेगा 1/2, ये क्यू बाई वी है और दूसरा एक वी स्क्वायर तो है ही, एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो तब जाके ये मिलेगा, दैट इज 1/2 क्यू इंटू वी। तो टोटल 3 फार्मूला है। एक फार्मूला है क्यू स्क्वायर बाई 2c, दूसरा फार्मूला है 1/2 सी वी स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला है क्यू वी बाई 2। डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा एंड अवेबिलिटी ऑफ द डाटा, आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, वो जिस हिसाब से जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब इसी को हम नोट्स के अंदर देखेंगे। एक अनचार्ज कैपेसिटर 1 and 2, imagine the process of transferring of charge from conductor 2 to conductor 1 is beat by beat, so that the end of one charge, conductor 1 is getting charge. In transferring a positive charge from conductor 2 to conductor 1, the work will done externally, because at any stage capacitor 1 is at higher potential than conductor 2. क्यों, बिकॉज एक के पास पॉजिटिव है और दूसरे के पास नेगेटिव है, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव होगा, तो इसका पोटेंशियल हायर बोला जाता है और इसका पोटेंशियल क्या बोला जाता है, नेगेटिव, मतलब कि लोअर। तो टोटल वर्क डन बाय इन a small step involving a transfer of very small amount of charge. So at this time consider the situation where the plate 1 have a charge of q dash and plate 2 have a charge minus q dash. So what is the potential difference? The potential difference from conductor 1 to 2 is q dash by c, where c is the total capacitance of this parallel plate. अभी तक जस्ट ये दो प्लेट के बारे में लिखा है। अब हम थोड़ा सा चार्ज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। So let us one small charge dq is transferred from conductor 2 to 1, मतलब प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1। यहाँ पे जो भी जगह कंडक्टर लिखा हुआ है उसकी जगह आप प्लेट लिखोगे तो भी चलेगा। सो दैट इज़ वेरी स्मॉल वर्क डन। ये डेल्टा अगर आप कंफ्यूज होता हो तो डेल्टा की जगह आप डी डब्ल्यू भी लिख सकते हो, लाइक दिस। अब वी डैश इज इक्वल टू होता है क्यू डैश बाई सी। So what is the total work done to bring a total charge q from plate 2 to plate 1? So total work done, that is equal to integration of all the small work done. So W equal to integration of कहाँ से कहाँ तक करना है, जीरो से लेके टोटल q तक चार्ज करना है। इट इज q डैश बाई डी, c विथ डी क्यू डैश। तो फाइनली 1/c, तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, इट इज a q डैश विथ डी क्यू डैश। नाउ हियर यू कैन से 1/c इक्वल टू q डैश स्क्वायर बाई 2। हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया, पहले q डैश की जगह q डालो, अब q डैश की जगह 0 डालो, तो फाइनली विल गेट q स्क्वायर बाई 2c। फिर बाकी के दो
जस्ट एक Q इक्वल टू सी वी डाल के कर सकते हो। Q इक्वल टू सी वी डालने से क्या बनेगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, एक सी कैंसिल हो गया, इट इज़ 1/2 सी वी स्क्वायर। और दूसरा कैसे कर सकते हो, जस्ट पुट V इक्वल टू Q बाई सी, तो वो बनेगा 1/2 सी, क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल, सॉरी वो वापस फिर से आ गया, हमें तो Q एंड V के फॉर्म में, मतलब C को हटाना है। पुट C इज इक्वल टू Q बाई V, इट इज Q बाई V इंटू वी स्क्वायर, एक V गया, इट इज 1/2 Q इंटू V। So we have the total that three formula. One is Q square by 2C, 1/2 CV square and QV by 2. तो इस तरह से कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है। ये ऊपर का पार्ट जो है ना, वो थोड़ा आगे पीछे होगा तो चलेगा लिखने में, बट यहाँ से जिसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आना चाहिए कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अभी इतना है, फिर दूसरा पॉइंट अगर हम dq जितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा, एंड फिर ये पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन कंपलसरी आना चाहिए। और यही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। फिर तीनों कन्वर्जन बता दो कि कैसे क्या प्लेस करने से क्या बनता है। सी जो लोग भी ये फार्मूला, ये जो वाला फार्मूला है Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, आप कंफ्यूज हो जाते हो तो कोई एक ही फार्मूला याद रखो, लाइक सी इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर आपको Q चाहिए तो Q इक्वल टू बन जाएगा सी वी, बना के लिखो, रट्टा मत लगाओ, खाली जस्ट इसको याद रखो। अगर आपको V फाइंड करना है तो V ऊपर आ गया, C नीचे आ गया, देन इट इज़ अ क्यू बाई सी। तो मतलब ये एक ही फार्मूला याद रखो, बाकी के बनाओ। इसको भी याद रखना, याद मत रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी। So this is the derivation of the formula for energy stored in capacitor. अब नेक्स्ट आगे, कोई बार डायरेक्ट सीधा इसको ही पूछ लेते हैं, डिराइव द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन चार्ज कैपेसिटर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी इन चार्ज कैपेसिटर। मतलब इसकी जगह लिख के दिया होगा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी सिंपल सिंपल मास डेंसिटी का फार्मूला क्या है, एक्चुअली हम अब तक एक ही डेंसिटी पढ़े हुए अप टू 10 स्टैंडर्ड, इसीलिए आपने डेंसिटी का फार्मूला सीखा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट आगे अब 11th में भी सीखा, 12th में भी हमने सीखा बहुत सारी एक्स्ट्रा, इन विच द वन इज फ्लक्स डेंसिटी, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने सीख लिए, द डिस्ट्रीब्यूशन में भी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, उसके हिसाब से मास पर लेंथ, चार्ज पर लेंथ, चार्ज पर एरिया, चार्ज पर वॉल्यूम, इस हिसाब से कर रहे थे। तो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, डिनोमिनेटर में लेंथ भी आ सकता है, डेंसिटी के अंदर डिनोमिनेटर में एरिया भी आ सकता है, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम भी आ सकता है। तो अभी ये एनर्जी डेंसिटी बोला गया है, तो फार्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी, दैट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी अभी कितनी है,
तो टोटल एनर्जी मतलब कि यू, और यू है हमें पता है इट इज़ अ क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम सबका एक्चुअली फार्मूला प्लेस करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो अगर डेंसिटी सिग्मा होगा तो वो फार्मूला है क्यू बाई ए, तो क्यू इक्वल टू रख देंगे सिग्मा इंटू ए। एंड दूसरा, ये एक हो गया। दूसरा है सी इक्वल टू हमें पता है एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। मतलब जो भी डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल डेटा लाइक ए डी के फॉर्म में सी की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू भी ए के फॉर्म में, तो वो फार्मूला सब प्लेस करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, इसको डेंसिटी इस तरह से बोला जाता है, एनर्जी डेंसिटी, विच इज़ 1/2 क्यू की वैल्यू स्क्वायर करके डालनी है सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड सी की वैल्यू डालनी है एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, जिसमें से एक ए कैंसिल, ये डी नीचे से ऊपर चला गया, इट इज़ 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब जो प्लेट होता है, दो प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, तो दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। तो उसको भी रखो, उसको भी सेट करो। देखो ये सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो, तो हमें और एक एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे सेट करना होगा, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो को हमें ई लाना है। ई एक सिग्मा है, दो सिग्मा है यहाँ पे, तो दो एप्सिलॉन जीरो आ जाएंगे तब हम ई स्क्वायर प्लेस कर पाएंगे। तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर विथ ए इंटू डी इंटू अनदर एप्सिलॉन जीरो। मतलब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, किससे, एप्सिलॉन जीरो से। क्यों कर रहे हैं, ये फार्मूला सेट करने के लिए। नाउ दैट फार्मूला इज सेट, तो वो यहाँ पे बनेगा 1/2 ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो विथ ए डी। पोटेंशियल एनर्जी, हमें ये फार्मूला डिराइव करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया इंटू दैट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द होल रीजियन। कौन सा रीजियन, ये दो प्लेट के बीच में जो रीजन बन रहा है इसकी बात कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो प्लेट का एरिया ए है और उसकी विड्थ कितनी है डी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस रीजियन बिटवीन द टू प्लेट्स, उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, दैट वॉल्यूम इज बिकम्स ए इंटू डी। तो यहाँ पे मैं वी डाल सकता हूँ, तो वी अपडेट द फार्मूला इज 1/2 ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू वी, ये वी को नीचे डाल दो, तो फाइनली विल गेट रो ई which is potential energy per unit volume, that is equal to 1/2 epsilon 0 into E square। तो किसी को ये डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Our target is to find the energy density, so that energy density is nothing but potential energy per unit volume। We know that potential energy is 1/2 cv square, और कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, लेट अस से q स्क्वायर बाई 2c, बट q इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है q बाई ए, तो q इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू ए, इट बिकम्स सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2।
एप्सिलॉन जीरो का फार्मूला, सॉरी, सी का फार्मूला क्या बनता है? एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, इट इज एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। एक ए कैंसिल, सिंप्लीफाई करो सब कुछ। नाउ वी नो दैट ई इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, तो हम एप्सिलॉन जीरो से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो ये जो बन रहा है उसकी जगह हम डाल सकते हैं ई, तो दैट बिकम्स ई स्क्वायर, एप्सिलॉन जीरो को साथ में ले लो और एडी को अलग कर दो, दैट एडी इज नथिंग बट वॉल्यूम, इट इज 1/2 एप्सिलॉन जीरो इंटू ई स्क्वायर। तो ये बन गया एनर्जी डेंसिटी। कोई बोलेगा सर इतना ही लिखे तो चलेगा, सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो? कि कोई कोई बार क्या होता है, अगर आपके मार्क्स 85% अप जाते हैं, या तो कोई कोई एग्जामिनर ऐसा होता है जिसको कंपलसरी सेंटेंस चाहिए, तो भले सब कुछ सेंटेंस मत लिखो, बट स्टार्टिंग का थोड़ा डिफाइन करो ये क्या है, फिर बीच में फार्मूला लिखो लाइक व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, फिर दूसरा ऐड करो ये, if the surface charge density on the plate is sigma, the total charge is q, and the area of that plate is a, then sigma equal to q by a. The capacitance of the capacitor is epsilon 0 a by d. इसको इक्वेशन नंबर 1 बता दो, देन सब कुछ प्लेस करो। नाउ मेक इट दिस इक्वेशन नंबर 1, फिर नीचे फिर से लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 टू सेट ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, देन फिर ये लिखो, सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आओ। इसको हमने ऑलरेडी आगे डिफाइन करके रखा हुआ है, तो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, डाल दो सब कुछ, बस खत्म। टोटली इक्वेशन मत लिखो, थोड़े 2-3 सेंटेंस तो लिखने जरूरी है, नहीं तो मार्क्स काट लेते, कोई कोई बार हाफ हाफ मार्क्स काट लेते हैं। तो इतने पूरा चैप्टर में इतनी थियरी थी, पूरे चैप्टर को जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना, एक पूरा पोटेंशियल सेक्शन और दूसरा पूरा कैपेसिटेंस सेक्शन। एक्चुअली 2 नहीं है, 3 सेक्शन है, एक पूरा पोटेंशियल, दूसरा बीच वाला जो थियरी 7 to 8 थियरी वाला पोर्शन था वो, दैट इज फॉर कंडक्टिंग मटेरियल, द बिहेवियर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एंड द डाइलेक्ट्रिक, जिसमें एक इलेक्ट्रिक ससेप्टेंस करके जिटा करके एक सिंबल आ रहा था और पोलराइजेशन पी, इसकी एक थियरी आ रही थी। तो वो 7 to 8 थियरी, दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक शील्डिंग and effect of dielectric material, that is polar and non-polar. पोलर मोलिक्यूल्स आ रहे थे, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स आ रहे थे, एंड फिर शिफ्ट हो जाओ कैपेसिटर पे। तो टोटल 3 दिन का टारगेट करो, और वो 3 दिन आपको इस तरह से शेड्यूल करना है जिससे आपका केमिस्ट्री में के भी कोई टेस्ट नहीं हो, और बायोलॉजी का भी कोई टेस्ट नहीं हो, या तो मैथ्स का भी कोई टेस्ट नहीं हो। तो ऐसे कोई 3 डेज कंटिन्यूस आप खुद आइडेंटिफाई करो ये वीक या तो नेक्स्ट वीक में, और पूरा थियरी पहले से लेके लास्ट तक कंटिन्यूस 3 डेज में वो खत्म होना चाहिए।
सीक्वेंस मेंटेन रहेगी कंटिन्यूस, तो आप अच्छी तरह याद कर पाओगे। एंड एवरी डे, अगर पहले दिन आपने पोटेंशियल कंप्लीट किया हुआ है तो दूसरे दिन जब आगे की थियरी पढ़ने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले प्रीवियस थियरी 1 आवर, पूरा 1 घंटा दो। यूज़ 1 आवर टू रिवाइज द होल थियरी ऑफ द फर्स्ट टॉपिक। फिर थर्ड टॉपिक करने के लिए बैठ रहे हो, जस्ट गिव 1.5 आवर टू रिवाइज द होल थियरी ऑफ टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। तो मतलब इस तरह से पूरा रिवाइज भी पैरेलली करते रहो, तब जाके पूरी चैप्टर की हर एक थियरी याद रह जाएगी। क्योंकि सबकी कंप्लेंट्स यही रहती है कि सर सिंगल चैप्टर्स तो रेडी होता है, पर जब कंबाइन करते हैं तो याद नहीं रहता है, बीच के कोई कोई स्टेप याद नहीं रहते। तो बीच वाले जितने भी स्टेप है उसको हाईलाइट करो, जस्ट लाइक कहाँ से हमें थियरी को स्टार्ट करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये सीरीज कनेक्शन की थियरी हमें डिराइव करनी है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सा एक इक्वेशन जो पूरा स्टार्टिंग करके देगा, तो वो इक्वेशन ये रहा। अगर ये पोर्शन याद आ गया तो मतलब समझ लो सब कुछ याद आ जाएगा। तो मतलब आपकी नोटबुक में ये हाईलाइट करना है आपको, थियरी, और थियरी के साथ ये हाईलाइट करना है। ऐसे हर एक के अंदर याद कुछ ना कुछ है स्टार्टिंग। डेली 10 डेज की 10 थियरी का टारगेट करो तो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और उसका एरिया प्लेट के एरिया जितना ही है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया हुआ है जिसका एरिया अभी कितना है ए, और इतने ही एरिया वाली हमने एक प्लेट ली है, एक ऐसी दो प्लेट। दो प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है। तो अभी ये जो डाइलेक्ट्रिक, उसकी थिकनेस कितनी है, तो उसकी थिकनेस है 3D/4, मतलब इतना मोटा है। प्लेट को मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको पता चले। तो इतना डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो इतने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है, और बाकी के जो बचे हुआ पोर्शन है, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसके अंदर क्या है, एयर, दैट मीन्स वैक्यूम। तो ये एक अलग से कैपेसिटर बनेगा और ये दूसरा होगा। अब टोटल कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, तो यहाँ पे एयर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E0। और ये डाइलेक्ट्रिक है, याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या तो अभी भी मैंने बताया हुआ है, जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करोगे तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/kth पार्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0/k। दोनों के बीच का, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तब ये एक रीजन बना जो एयर है, और ये दूसरा रीजन बना है जो है डाइलेक्ट्रिक।
तो टोटल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है V का फॉर्मूला क्या है, E इंटू डी। तो एयर के लिए पोटेंशियल कुछ अलग होगा, वो कितना होगा, वो होगा V0 इक्वल टू E0 इंटू डी। ये लिख दिया। पर डी अभी कितना है, ये कितना, एयर वाला पोर्शन कितना है, ये है 3D/4। तो एयर वाला पोर्शन कितना रहेगा, D/4 ओनली, क्योंकि 75 तो इसने ले लिया, तो 25 बचेगा। तो ये एक हो गया, किसका हुआ, अभी इसका। अब ये डाइलेक्ट्रिक वाला ले रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0/k, और उसका सेपरेशन कितना है, 3D/4। सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन। बस अब पोटेंशियल निकाल दो, तो E0 इंटू डी, जो कॉमन निकाल रहा है उसको बाहर निकालो। तो यहाँ पे बचेगा 1/4 और यहाँ पे बचेगा 3/4k। अब हमें पता है E0 इंटू डी, E0 इंटू डी, दिस इज द ओरिजिनल पोटेंशियल। मतलब कि प्लेट या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले उसका पोटेंशियल कितना था। तो अगर टोटल पूरा एयर है, सेपरेशन डी है, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड तो एयर वाला E0, so that original potential without dielectric E0 इंटू डी होगा। तो E0 इंटू डी की जगह V0 डाल दिया, तो फाइनली हमें पोटेंशियल मिल गया। हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। पहले कुछ नहीं रखा था, तब पोटेंशियल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और कैपेसिटेंस समझ लो C0 है, उसके पे चार्ज कितना है, Q0। बट हम जब इंसर्ट कर रहे हैं तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो C इक्वल टू Q0/V, चार्ज तो उतना ही रहेगा। तो V की फार्मूला भी हमने फाइंड कर लिया, वो प्लेस कर दो। ओरिजिनल कैपेसिटेंस दैट मीन्स एयर होगा, तो चार्ज अपॉन ओरिजिनल पोटेंशियल, तो Q0/V0। ये Q0/V0 की जगह हम C0 डाल देंगे और इसको अलग कर दो, तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर। फाइनली सिंप्लीफाई ये हो गया और इसकी जगह C0 आ गया। तो फाइनली वी कैन से दैट न्यू कैपेसिटेंस इक्वल टू 4k/k+3 इंटू C0। तो इस तरह से फाइंड करना है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसका वीडियो भी ऑलरेडी बना दिया हुआ है, जो मैंने प्लेलिस्ट या तो जो भी लिंक भेजा हुआ था उसको एक बार सब्सक्राइब कर देना, तो जितना भी मैं अपलोड करते जाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। नहीं तो मैं मैसेज सेंड करूँगा, उस हिसाब से देखते रहना। वो लिंक सेव करके रखना। फिर से एक बार, दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में अगर एयर है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कितना होगा, E0। पोटेंशियल कितना होगा, E0 इंटू डी। उसके पास चार्ज कितना है, उसके पास चार्ज है Q0, एंड उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो Q0/V0। अब हम दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं, जिसकी थिकनेस कितनी है, 3D/4। तो इतने पोर्शन में एयर है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक, ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो होगा D/4, इतना है 3D/4।
तो कैपेसिटेंस फाइंड करने की फार्मूला क्या है, विच इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल. So what is the total potential when we insert the dielectric? So that potential equal to, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E0. जैसे ही कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाता है, E0/K. So we know that V equal to E into D. तो पहले R के लिए लिखेंगे और फिर डायलेक्ट्रिक के लिए लिखेंगे. ऐसा लिखा नहीं जाता है, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा था. तो इट इज E0 इंटू D/4 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है एंड सेपरेशन है 3D/4. जितना कॉमन निकल सकता है निकाल दो और सिंप्लीफाई कर दो. अब बोलोगे सर ये 4 क्यों नहीं निकाला है. 4 निकालने से कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला. अगर आप 4 निकाल दे तो इट्स ओके, चलेगा. ये E0 इंटू डी, दैट बिकम्स आवर पोटेंशियल V0. एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा K+3/4K. नाउ हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस. तो C इज इक्वल टू होता है Q/V. तो चार्ज तो Q0 रहने वाला है, पोटेंशियल V. तो Q0/V0 इंटू K+3/4K. इसको ऊपर ले लो, तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर. और ये Q0/V0 है, दैट बिकम्स अवर C0. तो आपका कैपेसिटेंस इतना टाइम्स बन जाएगा जब अगर आप डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो तो किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो नो डाउट से रिप्लाई करो. नो डाउट. नो डाउट. हो सके तो ऑलवेज माइक से रिप्लाई करना रखो, जिससे मुझे पता चले. नेक्स्ट आगे, एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर टोटल 4 कैपेसिटर है. उसको 500 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो हमें इसका फाइंड करना है टोटल कैपेसिटेंस. तो इसका टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड होगा, ये जो अभी मैं फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, मतलब ये वाला फिगर ऑलरेडी गिवन होगा. तो इस तरह से 4 कैपेसिटर कनेक्टेड है. और उसके साथ 500 वोल्ट का सप्लाई कनेक्टेड है. ये भी 10 माइक्रोफैरड है, मतलब हर एक कैपेसिटर का वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है. ये हमारा गिवन ओरिजिनल फिगर. तो पहले क्लियरली दिख रहा है, देखो ये कैपेसिटर का एक एंड दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और कैपेसिटर का दूसरा एंड तीसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है. दैट मीन्स ये जो कनेक्शन है, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन. तो 3 कैपेसिटर अभी सीरीज में कनेक्टेड है.
तो कल ही हमने सीखा है कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। लेट अस से दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सी डैश, तो वो होगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो टोटल 3/10 के हिसाब से सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3 एंड द यूनिट इज माइक्रो फैराडे। अब ये 3 को हटा दो और उसकी जगह एक ही कैपेसिटर डाल दो जिसकी वैल्यू 10/3 है, तो अपडेट द फिगर। तो ये हो गया 10/3 और ये हो गया खाली 10। अब आपको क्लियर दिख रहा है दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कैपेसिटेंस दैट मीन्स दोनों का सिंपल समेशन इट इज 10/3 प्लस 10, तो एलसीएम लोगे तो 30 प्लस 10 मतलब 40/3 माइक्रो फैराडे। ये आपका फर्स्ट दैट मीन्स ए खत्म हो गया। सिस्टमेटिकली इस तरह से लिखना है 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसका टोटल कैपेसिटेंस ये बन रहा है। फिर नई फिगर ड्रॉ करो जिसके अंदर इसको अपडेट कर दो, मतलब ये 3 को हटा के एक कैपेसिटर रख दो विथ न्यू अपडेटेड वैल्यू, एंड फिर दोनों का कैपेसिटेंस मतलब बताना है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए हम एडिशन करके उसका टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं। उसका चार्ज कितना होगा, हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज है, तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड करने के लिए जब सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन चल रहा था तब मैंने एक टेबल आपको ड्रॉ करके दिया हुआ था। वो टेबल में क्या था, सीरीज कनेक्शन में कौन कौन सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग हो जाता है, मतलब एडिशन करना है। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेज। ये किसके बारे में मैंने बताया, सीरीज के बारे में। पैरेलल में क्या हो रहा है, पैरेलल में जस्ट खाली वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज अलग अलग हो जाता है और करंट भी अलग अलग हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है, टोटल चार्ज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज। तो सीरीज में लगाना है टोटल वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, एंड पैरेलल में ऑलवेज टोटल चार्ज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो 1 बाई 1 हम फार्मूला लगा रहे हैं और बता रहा हूँ क्या होगा। तो विद द सेम फिगर ऐसा समझ लो यहाँ पे 500 वोल्ट है, तो ये दो टर्मिनल के बीच में भी कितना होगा, 500 ही होगा, बिकॉज पैरेलली कनेक्टेड है ये पूरा सेक्शन और ये दोनों पैरेलल है, ये पूरा सेक्शन और ये दोनों पैरेलल। तो यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 500 वोल्ट। तो ऐसा समझ लो यहाँ से Q जितना चार्ज इंसर्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी Q होगा और यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेज, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज पता है 500, V1 पहला कैपेसिटर का वोल्टेज, V2 दूसरे का वोल्टेज और V3 तीसरे का। तो V इक्वल टू Q बाई सी के हिसाब से चार्ज तो सेम है, तो Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, Q को निकाल दो, इतना बन रहा है, दिस इज नथिंग बट 1/C डैश। आगे ही हमने प्रूव किया हुआ है, ये रहा। तो वहाँ से उठा के ले लो, हमारा टारगेट Q निकालना है, तो Q इक्वल टू 500 इंटू सी डैश। सी डैश की वैल्यू है 10/3 माइक्रो फैराडे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको Q मिल जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -3।
ये तीनों कैपेसिटर का चार्ज हो गया। अब चौथे के लिए, तो देखो हमारे पास कैपेसिटेंस है, उसके अक्रॉस वोल्टेज भी है, तो सीधा चार्ज मिल सकता है। कैपेसिटेंस है, वोल्टेज भी है, तो सीधा चार्ज मिल सकता है। Q इक्वल टू सी इंटू वी के हिसाब से। C है 10 माइक्रोफैराड एंड V है 500। तो चार्ज मिल गया 5 इंटू 10⁻³ फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे 500 है तो ये इसके अक्रॉस भी 500 ही होने वाला है। और इसका टोटल कैपेसिटेंस भी हमें पता है, वो कितना है, ये रहा। तो ऐसे समझ लो यहाँ से Q चार्ज, तो यहाँ पे भी Q होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, Q। तो ये वोल्टेज 500 दैट इज इक्वल टू, ऐसे समझ लो इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है और इसका वोल्टेज V3 है। तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज। नाउ C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C। चार्ज सेम है इसलिए हर एक जगह Q ही रहेगा। पहले के लिए C1, दूसरे के लिए C2, तीसरे के लिए C3। Q बाहर निकाल दो, तो दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये कौन है, ये है 1/C डैश। तो फाइनली C डैश नहीं, हमें तो Q निकालना है, Q। तो Q इक्वल टू V इंटू सी डैश, या तो C डैश इंटू V। सी डैश कितना है, 10/3, माइक्रो एट -6 एंड V मतलब 500। तो टोटल सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, इज लाइक नियर अबाउट 1.7 इंटू 10⁻³ अब ये फोर्थ के लिए, फोर्थ के अक्रॉस कितना सप्लाई है, 500। कैपेसिटेंस अवेलेबल है, ये रहा। तो वोल्टेज भी है और कैपेसिटर भी है, तो सीधा चार्ज मिल सकता है, सिंपल। Q इक्वल टू सी इंटू वी, ये फोर्थ नंबर के लिए। तो कैपेसिटेंस भी फोर्थ नंबर वाला। तो इट इज़ अ 10 माइक्रोफैराड विथ 500। तो टोटल हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ किसी को कुछ डाउट है तो रिप्लाई करो, नहीं तो नो डाउट्स बोल सकते हो। No doubt. देखो मैं हर एक एग्जाम्पल आपको दो दो बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डाउट हो तो तुरंत बोल देना। नेक्स्ट आगे, एग्जाम्पल यही होगा, नंबर्स चेंज कर देंगे एग्जाम में। कैपेसिटर का अगर एग्जाम्पल पूछना होता है तो दो कैटेगरी के एग्जाम्पल होते हैं, या तो 2.9 या तो 2.10। इसमें बोला क्या है कि कैपेसिटर लिया हुआ है, वो कैपेसिटर को 100 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही बैटरी के साथ आप कनेक्ट करोगे, इट स्टार्ट टू चार्ज, वो चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है वो हमें फाइंड करना है।
अगर इतना ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन इट इज़ अ 1 मार्क MCQ। सिंपल फार्मूला यूज़ करना है 1/2। देखो कौन सा डेटा है, C एंड V। एक्चुअली एनर्जी के 3 फार्मूला है, एक है 1/2 CV², दूसरा है Q²/2C और तीसरा है QV/2। नाउ डिपेंड्स ऑन द अवेबिलिटी ऑफ डेटा, आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इट इज़ 1/2 CV², C आ गया 900, P को है इसलिए -12 एंड वोल्टेज 100 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा है। तो 9/2 मतलब 4.5 एंड ये टोटल 60 इसके साथ मर्ज होंगे तो बन गया -6। तो इतना 4.45 माइक्रोजूल एनर्जी स्टोर होगा। नाउ सेक्शन 2। अब ये बैटरी को हटा दो और बैटरी को हटा के दूसरा एक 900 माइक्रोफैराडे वाला कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके पास अभी क्यू जितना चार्ज है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है और ये क्या है 0। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से चार्ज यहाँ पे चार्ज होंगे, यहाँ से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होंगे। ये कब तक ट्रांसफ़र होंगे, जब तक इक्वल चार्ज नहीं हो जाता है तब तक। क्यों इक्वल, सी दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, तो इसलिए जब तक चार्ज टोटली हाफ डिवाइड नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो मतलब इसको हटा के हमने दूसरा कैपेसिटर इंसर्ट किया तो चार्ज चेंज हो गया। पहले कितना था, क्यू था, अब कितना हो गया, Q/2। तो अब हमें ये सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पहले पता तो होना चाहिए कितना चार्ज है इसके ऊपर, कितना चार्ज स्टोर किया हुआ है। So when the battery is connected, the charge on the capacitor is C into V। C भी अवेलेबल है और V भी अवेलेबल है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻8। अब बैटरी को हटा के दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, देन चार्ज इज गेटिंग डिवाइडेड। So the new charge on the each capacitor is Q/2, that is half of the previous 4.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, इससे आधा हो गया। तो अब चार्ज अवेलेबल है मेरे पास और कैपेसिटेंस भी अवेलेबल है, बैटरी तो है नहीं। तो कौन से डेटा अवेलेबल है, एक Q है और दूसरा C। ये दोनों अगर मेरे पास अवेलेबल है तो U की फॉर्मूला कौन सी यूज़ करूँ, Q²/2C वाली। इसीलिए मैंने आगे बताया जो डेटा अवेलेबल है उस तरह से फार्मूला यूज़ करो। तो एज इट इज़ Q²/2C। अब चार्ज Q नहीं रखना है, कितना है, Q/2। तो Q की वैल्यू डाली और C की वैल्यू भी प्लेस कर दी। Q है 4.5 इंटू 10⁻⁻8 और C है 900 इंटू 10⁻12। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। पहले कितना था देखो 4.5, अब कितना हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि आधा किसने खा गया, ये खा गया। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो रिप्लाई करो, फिर से समझना है तो भी बोलो। ओके डन, नेक्स्ट आगे।
एक हेक्सागोन है जिसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ये फिगर गिवन नहीं है, ये आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो एक हेक्सागोन बना रहे हैं और हेक्सागोन में हमें पता होता है कि हर एक की साइड लेंथ सेम होती है। जिसकी लेंथ दे के रखी हुई है इट इज़ 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 मीटर बोले तो 10 सेंटीमीटर। तो हमें हेक्सागोन का जियोमेट्री पता होता है कि पूरा हेक्सागोन है उसको टोटल 6 इक्विवेलेंट ट्राइंगल में वो डिवाइड करता है। मतलब हर एक ट्राइंगल का एरिया क्या रहता है, सेम। अब ये 60 डिग्री बनेगा तो ये भी 60 डिग्री ही बनने वाला है और ये भी 60 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से ये भी 60 हुआ है और ये भी 60, तो ये तो इक्विवेलेंट ट्राइंगल बन गया। मतलब कि ये जिसकी लेंथ जितनी होगी उतनी ही लेंथ ये होगी और इतनी ही लेंथ ये होगी। तब करना क्या है हमें, हेक्सागोन के हर एक वर्टाइसिस पे क्यू जितना चार्ज है तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो टोटल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5 प्लस 6, ऐसे कितने हैं 6। चार्ज सेम, सेंटर से हर एक का डिस्टेंस भी सेम, तो टोटल कितना बन जाएगा वो 6 k⁻r। तो 6 k की वैल्यू डाल दी 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू भी रख दी है 5 इंटू 10⁻6 और आर है हमारा 0.1। तो टोटल आंसर बन गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। अभी भी मैं बोल रहा हूँ अगर कोई इससे ये नहीं ला पा रहा है तो पर्सनली कॉल करो, क्योंकि इसमें आंसर में अगर मिस्टेक हो गई तो ऐसा समझ लो आपके 60% मार्क्स काट लेंगे, जस्ट खाली एक ये रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से। तो जो भी कैलकुलेटर से इससे ये नहीं ले पा रहा है मुझे बता देना। अगर यहाँ पे बताने नहीं चाह रहे हो तो पर्सनल कॉल करके बताओ, आपका पर्सनल लेक्चर मैं लूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना इनफ है। तो पूरा पीडीएफ मैं सेंड कर रहा हूँ, कल का भी बाकी है और आज का भी। हो सके तो कल से ही टारगेट करो चैप्टर नंबर 2 की थियरी कंप्लीट करने की। 3 डेज होल थियरी कंप्लीट। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो आप लीव कर सकते हो।